हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका हमने मार्क सेट कर रखा था उसका लास्ट वीडियो देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन अगेन हम डील करेंगे और ये कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं, एक आध कमेंट जैसा मैं पढ़ पाया हूँ उनमें ऐसा लिखा है कि सर आप 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाने वाले थे। बिल्कुल करवाने वाला था। और ये जो आप 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, 10 क्वेश्चंस का सेट 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं आपने, मतलब 8 मॉडल टेस्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। 9th और 10th मॉडल टेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज डील कर लेंगे। इसके बाद में एक एक करके हम मॉडल टेस्ट पेपर को रोज़ाना डील करेंगे। बात समझ में आ गई है ना। तो कुल मिलाकर के आगे आने वाले 10 दिनों में हम मॉडल टेस्ट पेपर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। चलिए, और जिन बच्चों को चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन टैब पे जा करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन सेट जो मेरे साथ में हैं और अब आपके सामने भी होने चाहिए। ये 9th का होगा। हाँ जी, देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला है 2 चालक गोलों की त्रिज्याएं a एवं b है। ऑलराइट, 2 चालक गोले, एक की त्रिज्या a और दूसरे की त्रिज्या मैं ज़्यादा मान लेता हूं, b को मैंने ज़्यादा मान लिया। ठीक है, b है। इन्हें समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है भाई, समान है, दोनों का सिग्मा है। ठीक है, करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बोला E एट सरफेस होता है KQ डिवाइडेड बाय R², सभी को पता है। ठीक है, अगर मैं पहले गोले की बात करूं तो इसके लिए मैं E1 लिखूंगा, आवेश को Q1 लिखूंगा और इसकी त्रिज्या R की जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों, A लिखा जाएगा। तो ये क्या आएगा, A का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही अगर दूसरे के लिए विद्युत क्षेत्र लिखते सतह के लिए तो E2 लिखते और उसका डिवाइड लगा दो, वो कितना होता K आवेश Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, B²। किसकी रिक्वायरमेंट है, Q1 और Q2 की रिक्वायरमेंट है। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करो, आपको पता चल जाएगा कि रेशो क्या आने वाला है। देखिए Q1 और Q2 कहाँ से निकालेंगे, तो हमने बोला इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आवेश घनत्व दे रखा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय कैपिटल A, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं लिखा सिग्मा बराबर आवेश इसका Q1, क्षेत्रफल इसका, देखो गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। पाई R² मत कर देना, वो वृत्त का होता है। तो 4 पाई R² की जगह क्या हो जाएगा, A²। तो आवेश Q1 का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा गुणा होगा 4 पाई A² से। और इसी पैटर्न पर अगर आप आवेश Q2 को निकालते हैं तो वो आएगा सिग्मा 4 पाई B²। बताओ भाई, ऐसा ही आएगा। काम करने का तरीका तो ऐसा ही होगा। चलिए मान रखो, K से K की रामायण तो हटा दो। Q1 का मान कितना, सिग्मा 4 पाई A²। ठीक है, भाग किसका, A² का। फिर भाग का निशान Q2 कितना, सिग्मा 4 पाई B², भाग किसका, B² का। गौर कीजिए, सिग्मा से सिग्मा गया, 4 पाई से 4 पाई गया, A² से A² गया, B² से B² गया, कुछ बचा ही नहीं एक के अलावा। ठीक, तो आपको विद्युत क्षेत्रों का अनुपात सतह पर कितना मिल रहा है, 1:1। पता चल गया, ये आपकी बुक का ही सवाल है बच्चों। ठीक है, अच्छा सवाल है, लेकिन तो कितना लगाना है, 1:1 लगा लेना है। क्या लगाएंगे बच्चों, 1:1 लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसी संधि पर समीशन I बराबर 0 निम्न के संरक्षण से समविष्ट है। कौन सा संरक्षण का सिद्धांत लगाओगे भाई, पहला है धारा वाला आवेश संरक्षण का नियम, क्या आएगा आंसर, आवेश संरक्षण का नियम। और दूसरा लूप वाले के लिए क्या बोलते, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसका लगा लीजिएगा आवेश संरक्षण, ए ऑप्शन। क्या लगाओगे, ए लगा लीजिएगा। ओके,
आगे देखिए, एक ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। क्यों भाई ट्रांसफार्मर क्यों उपयोग में लेते हैं बच्चों? सिंपल सा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है, ऐसा ही ना। देवताओं मत करके आना, ये एक बेसिक गलती है बच्चों की कि ट्रांसफार्मर का कार्य लिखो और अपन लिखते हैं क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। ये निहायत ही गलत कॉन्सेप्ट है, हम दिष्ट कार्य की परिभाषा लिख करके आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को वापस से प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा में ही परिवर्तित करता है, लेकिन उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में या फिर उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। कुल मिलाकर के एक प्रत्यावर्ती वोल्टता को उपयोग के अनुसार दूसरी प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है, इस चीज को ध्यान में रखो। देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं भैया, ऐसा थोड़ी है, मोटर थोड़ी है ये। उपयुक्त दिष्ट धारा वोल्टता प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त दिष्ट धारा वोल्टता प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, तो निहायत ही गलत है। उपयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करने के लिए ये ज्यादा सही है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टता के उच्च मान को निम्न मान में या निम्न मान को उच्च मान में, इसी तरीके से हम इसे डिजाइन करते हैं। तो इसका द ऑप्शन ही लगाइएगा बच्चों। क्या भाई, उपयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, दिष्ट वोल्टता से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए ब ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखिए, पता चल गया ना, द लगाओगे तीसरे का। फिर आगे देखिए, वेबर इंटू एम्पियर पर मीटर बराबर होता है। हाँ, अब ये आपकी बुक का ही सवाल है, बच्चों को मेरे हिसाब से अब ये याद हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो कॉन्सेप्चुअली याद करने में तो दिक्कत है, लेकिन वैसे रट लेते हैं कि भैया ऐसा कोई सवाल है ना वेबर वेबर वाला, तो उसमें एक ही लगाना है, न्यूटन। ठीक है, अब देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ। ये सबसे सिंपल पैटर्न बनेगा अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दें, मीटर प्रति मीटर से इसे क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। अब समझिए बच्चों, ये हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और गुणा हो रहा है किससे, एम्पियर मीटर से। अब ये समझिए ये मात्रक किसके है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, बी का। किसका मात्रक है, बी का। एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य या फिर ध्रुव प्रबलता का मात्रक है, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ध्रुव सामर्थ्य को बी से मल्टीप्लाई करो। बताओ भाई ये किसको प्रदर्शित करता है। चलिए, बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि ये पार्ट सिलेबस से हट गया था। आपको पता हो तो विद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल जो होता है F = QE होता है। इसी के तर्ज पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल देखा जाता तो वो होता है, Q की जगह तो बच्चों क्या आता है, ध्रुव सामर्थ्य आता है, तो हम लिखते हैं M। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की जगह आता चुंबकीय क्षेत्र B। पता चल गया, चुंबकीय बल है तो बल ही। ठीक, तो वास्तविकता में ये फॉर्मूला किसका है, चुंबकीय बल का है, बल ही है, इसलिए मात्रक क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूटन होना चाहिए। पता चल गया, ये तरीका पता चला। चलिए, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, न्यूटन लगा लीजिएगा, ब आएगा। फिर पांचवा देखिए, पांचवा क्या बोल रहा है, शून्य प्रतिरोध वाले एक प्रेरकत्व, कुल मिलाकर के प्रेरकत्व की बात कर रहा है, शुद्ध प्रेरकत्व की, युक्त परिपथ में धारा प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता से जिस कला कोण से पीछे रहती है, वैसे भी प्रेरकत्व मतलब एल परिपथ में धारा पीछे ही रहती है। धारा पीछे रहती है, इसका मतलब कलांतर कितना, π/2, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध एल परिपथ। ठीक है, कलांतर π/2 होगा, 90 डिग्री लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका, ए लगाएं। फिर आगे देखें, अपवर्तनांक म्यू और लघु प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपने किया होगा क्या भाई, कि न्यूनतम विचलन कोण डेल या फिर डेल एम बराबर क्या होता है, μ-1 × a। बताओ होता है नहीं होता है, होता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो डेल बराबर क्या लिखेंगे, μ-1 × a, इसका भी a ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, लगातार आपको 2 बार ए देखने को मिल गया है। मैं एक बार के लिए वीडियो क्वालिटी चेक करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ओके, अभी तक तो रामायण ठीक ही चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखो भाई,
निरोधी विभव निर्भर करता है, निरोधी विभव V नॉट, 7वां सवाल है ये, 7वां ही है। हाँ, निरोधी विभव निर्भर करता है, थोड़ा समझिए, काइनेटिक एनर्जी पर, है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर? आपतित फोटोन की ऊर्जा पर। आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके ऊपर? आवृत्ति पर, आपतित फोटोन की आवृत्ति पर। तो इनमें से कोई भी एक दिया हुआ हो, आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो निरोधी विभव फोटोन की आवृत्ति पर, आपतित फोटोन की आवृत्ति पर, आपतित फोटोन की ऊर्जा पर, या निर्गत इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर। हाँ, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, बिल्कुल सही बात है, निरोधी विभव निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर नहीं करता, फोटोनों की संख्या पर भी निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे हटा दीजिएगा, वैसे गलत है, ए ही इसका ऑप्शन आएगा। आगे देखिए 8वां, जेम्स चैडविक द्वारा जिस कण की खोज की गई वो कण था बच्चों न्यूट्रॉन। कौन सा कण था वो? न्यूट्रॉन था। ओके, आगे देखिए, एक ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा लाभ होता है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, एक उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में धारा लाभ होता है। देखो आधार विन्यास है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ होता है अल्फा, और अल्फा का मान सदैव 1 से कम। मैंने आपको बताया था 0.9 से किसके बीच में? 0.99 के बीच में, ठीक है, 1 से कम होता है इसका मान। तो 1 से अधिक, 1 से कम, से ऑप्शन लगा लीजिएगा। क्या लगाओगे? से। फिर देखिए आगे, एक टीवी संप्रेषण टावर की ऊंचाई 240 मीटर है। टावर की ऊंचाई h, और HT लिख देता हूं मैं, 240 मीटर, ठीक है। वह दूरी जहां तक प्रसारण हो सकता है, अब आपको दूरी निकालनी है जहां तक प्रसारण संभव है। तो देखो किसी भी ट्रांसमीटर एंटीना के द्वारा कितनी दूरी? dt, और वो फॉर्मूला क्या होता है? √2RH, आप सभी को पता है। यहाँ पे आप HT लगा लो, H कोई से दिक्कत नहीं पड़ेगा। हाँ, काम करने के लिए वैल्यू समझिए, मैं चूज करूंगा इसे किलोमीटर में चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं त्रिज्या को भी किलोमीटर में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे को पता है किलोमीटर में दिया हुआ है, इसलिए। अदरवाइज मीटर में दिया होता तो मैं कोई चेंजेस नहीं करता। तो ये कितना हो जाएगा? 240 में भाग लगाओगे किसका? 1000 का। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में। देखिए काम करने का तरीका, आगे तो आप ही काम करोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 R का मान 6400 किलोमीटर होता है, तो मैंने यहाँ पे 6400 लिखा, किलोमीटर में ही चल रहा है। H का मान देखो 240 में किसका भाग लगा रहे हैं बच्चों? 1000 का। 3 0 से ये खत्म हो गया। कुल मिलाकर के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 × 64 × 24 को, ठीक है, और किलोमीटर में 64 का तो 8 बार निकाल लीजिएगा, 2 × 24 को सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। तो आंसर वही आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आएगा देवता, ठीक है, पता चला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलें। आगे लास्ट ऑब्जेक्टिव, और कुल मिलाकर के 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारे पास में लास्ट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए पहला, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ये आपको आना ही चाहिए। अगर इकाई धनावेश की बात की जाए, आवेश का मान कितना? 1 कूलाम, तो फिर संबंधित फ्लक्स क्या होता है? Q/ε0। Q का मान कितना? 1, भाग लगाओगे ε0 का, तो 1/ε0, जिसे हम लिखते हैं क्या बच्चों? ε0 इनवर्स, ठीक है। फाई बराबर कितना लिखोगे? ε0 इनवर्स, ब ऑप्शन आएगा बच्चों। आगे देखें दूसरा, क्या बोल रहा है? निम्न चित्र में 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। 2 ओम ऊपर वाले में है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, तो ये परिपथ जैसा मैं देख पा रहा हूं संतुलन की अवस्था में है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी। ये यहाँ पर 10 ओम लिख लीजिएगा, ये 2 ओम लिख लिया, ठीक है। और
यहाँ पर 20 ओम और यहाँ पर 4 ओम। आप देखिए संतुलन की अवस्था में 1/2 और 1/2 का कॉन्सेप्ट है। टोटल धारा कितनी है? 1.5 एम्पियर है। आपको क्या बोल रहा है? धारा ही तो बताना है ना, जो 2 ओम से जा रही है, तो इससे वही धारा जाएगी जो इससे जाएगी। तो लेट सपोज करो ये वाली धारा I1 है और ये वाली धारा क्या है? I2 है। ठीक, और इस चीज को समझने से मेरे को ये भी पता चल रहा है कि 1.5 बराबर I1 प्लस I2 है ना। कुल धारा लिख सकता हूं जिसे मैं। क्लियर है ये बात? चूंकि दोनों समांतर क्रम में हैं, ठीक है, तो दोनों समांतर क्रम है, तो इस पूरे के सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि V1 बराबर V2। समझिएगा, करने का सबसे सही तरीका है ये। मेरे को I1 निकालना है, ये बात पर ध्यान रखें। V1 का मान क्या होगा? तो R इंटू I या IR। तो I का मान तो I1 और R देखो ऊपर वाले भाग का 10 ये और 12 ये, तो मैं लेने लिख दिया 2, तो ये हो गया 12। ठीक है, श्रेणी क्रम में था। नीचे देखो ऐसा जा रहा है, तो धारा तो है I2 और प्रतिरोध है 20 + 4 24। डन हो गया। चलिए, तो 12 दूना क्या बच्चों? 24। I1 बराबर कितना आ गया है? 2I2, या I2 बराबर कितना हो जाएगा? I1/2। ठीक है, मान रख सकता हूँ क्या इसमें? 1.5, जिसे 3/2 कहते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? 3/2 बराबर। समझिए, I1 का मान कितना? नहीं, I1 तो I1 ही है। I2 का मान कितना? I1/2। कितना हो जाएगा ये? 3I1/2 बराबर कितना बच्चों? 3/2। ये से ये गया, ये से ये गया। I1 का मान कितना आया? 1 एम्पियर। कितना आया? 1। तो कुल मिलाकर के इस 2 ओम से जाने वाली धारा I1 का मान कितना है? 1 एम्पियर। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे भी ध्यान में रखो, धारा का ज़्यादा भाग इससे गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम है तो धारा ज़्यादा जाएगी। 1 मिनट। पता चल गया? 1 एम्पियर लगाइएगा, ब ऑप्शन आएगा इसका। क्या आना चाहिए? ब ऑप्शन आना चाहिए। आगे वाला सवाल पढ़ें। जब किसी परिनालिका के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को नियत रखते हुए ए में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसमें फेरों की संख्या तथा लंबाई दोनों को ही दुगना कर दिया जाए, तब प्रेरकत्व। ओके, परिनालिका का प्रेरकत्व क्या होता है वो समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों कि वो क्या कर रहा है? घेरों की संख्या को क्या कर रहा है? दुगना कर रहा है। क्या कर रहा है? दुगना कर रहा है। और लंबाई को भी दुगना कर रहा है। तो मैंने लिखा N2 और ये प्रारंभिक के दुगने हैं। प्रारंभिक है N1 फेरों की संख्या और प्रारंभिक लंबाई जो है वो L1 है। मैं इसे स्मॉल l लिख लेता हूँ लंबाई को, क्योंकि प्रेरकत्व L होता है। और किसी परिनालिका का जो प्रेरकत्व होता है ना बच्चों, वो होता है μ0 n² A डिवाइडेड बाय L। ठीक है, अगर प्रारंभिक प्रेरकत्व की बात करूं तो ये L1, ये N1 और ये L1, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। और L2 क्या है? तो वो बोल रहा है μ0 N1 की जगह वो कर रहा है N2, है ना, N2 का स्क्वायर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और नीचे क्या है? L2। गौर करो, N2 क्या है? N2 है 2N1। तो हमने लिखा μ0 इंटू 4N1 का स्क्वायर। वर्ग करूंगा ना मैं, इसका वर्ग करूंगा तो 4N1 का स्क्वायर इंटू A/L2। L2 बराबर कितना लिखेंगे? 2L1। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पे 2 आएगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा बना, 2μ0 N1 का स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। क्या आ रहा है? स्वप्रेरकत्व प्रारंभ का दुगना हो रहा है। प्रारंभ का क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो कितना वही बना रहेगा? आधा हो जाएगा। दुगना हो जाता है, से लगा लीजिएगा। क्या लगाओगे? से लगा लीजिएगा, दुगना हो जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, किसी पदार्थ के शैथिल्य पाश का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। क्या भाई, शैथिल्य पाश का क्षेत्रफल Q इज इक्वल्स टू VAN। ये बोल रहा है A क्या रिप्रेजेंट करता है, हम बोलते हैं Q डिवाइडेड बाय VN, मतलब ऊर्जा ह्रास शैथिल्य ह्रास को ही प्रदर्शित करता है, लेकिन इकाई आयतन एवं इकाई चक्र में ऊर्जा ह्रास को ध्यान में रखना है ना। V का मान 1 हो, N का मान 1 हो तो A बराबर क्या होगा, Q होगा। मतलब इकाई आयतन और एकांक क्षेत्रफल एकांक चक्कर के लिए जो ऊर्जा ह्रास होता है वही क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। तो पदार्थ के इकाई चक्र में चुंबकित होने की ऊर्जा हानि, इकाई चक्र के साथ में इकाई आयतन भी तो होना चाहिए। पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, ये सही दिखाई दे रहा है। पदार्थ के इकाई आयतन को चुंबकित करने में ऊर्जा हानि, इसमें इकाई चक्र रह गया है। पदार्थ को चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, तो सबसे सही कौन सा आएगा, इकाई आयतन और इकाई चक्र वाला। ब ऑप्शन देखिए, पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्र में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, चुंबकित व विचुंबकित करने में ऊर्जा हानि होनी चाहिए। चलिए पांचवा देखिए, पता चला ना, बै लगाओगे उसके अंदर चौथे में। पांचवा देखो, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। क्यों भाई, क्रोड को कैसा पटलित बनाया जाता है, भंवर धारा से उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र ना क्रोड में अवशेष भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि कम हो जाए, ठीक है। द ऑप्शन देखिए, इसका द बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ये है छठा, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक 60 है, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू, इतना ठीक, ये कैसे है, अपवर्तनांक थोड़ी होगा, अपवर्तक कोण है, मैं गलत पढ़ गया। प्रिज्म का अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण कितना है, 60 है, ठीक बात है। तथा न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन डेल m बराबर कितना है, 30 है। तब आपतन कोण होगा, आपतन कोण I निकालना है। इन दोनों से क्या आपको I का एक फॉर्मूला मिल रहा है क्या, डेल m प्लस a/2, शायद आप लोगों को याद हो, है ना। और R का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 होता है। वो तो आपतन कोण ही पूछ रहा है, I निकालो, डेल m 30, a कितना 60 बटे क्या 2, 90 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री लगा लीजिएगा बच्चों, ब ऑप्शन लगा लीजिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पुष्टि करता है किसकी बच्चों, प्रकाश क्वांटा के रूप में गति करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहले भी आ चुका है। फिर देखिए, निम्न अभिक्रिया में कण X क्या होगा, निम्न अभिक्रिया में कण X क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा बच्चों। ये है ना न्यूट्रॉन की उत्पत्ति को प्रदर्शित करने वाला भाग था। अगर आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख पाएंगे तो आपको पता भी चलेगा क्या है, बेरिलियम की अभिक्रिया करवाई हीलियम से तो बना रहे हैं कार्बन, और इसी के साथ में कोई X निकल रहा है। गौर कीजिए, 4 और 2 6 सही है, 9 और 4 13, यहाँ पर है कितना 12। तो ये जो कण बनेगा X, उसके लिए परमाणु क्रमांक तो 0 होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या कितनी 1। एकमात्र ऐसा कण है कौन बच्चों, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति के लिए काम किया गया था। न्यूट्रॉन से लगा लीजिएगा। नेज अर्धचालक में जिसके अपमिश्रण से n प्रकार के बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं, n प्रकार की अशुद्धियां, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस पहला ही मिल रहा है मेरे को, ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। उपग्रह पर स्थापित युक्ति जो कि संकेतों को प्रवर्धन के पश्चात पुनः पृथ्वी की ओर प्रसारित करती है। हाँ भाई देखो, संकेतों को क्या करती है बच्चों, पहले तो प्रवर्धन करती है और फिर वापस से पृथ्वी की ओर प्रसारित करती है। हालांकि इस युक्ति का नाम चांसेस कम है, लेकिन ये युक्ति जो है वो ट्रांसपोंडर है, ट्रांसपोंडर बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ट्रांसड्यूसर नहीं,
ट्रांसपॉन्डर, ये बै देखिए प्रेषग्राही, हिंदी में तो मैंने पहली बार सुना है इसे प्रेषग्राही बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ था ट्रांसपॉन्डर, ठीक है, तो बै लगा लीजिएगा बच्चों। ये युक्ति कौन सी है? ट्रांसपॉन्डर है जो कि संकेतों का प्रवर्धन करती है और फिर पृथ्वी की ओर भेज देती है। कहाँ लगी होती है? उपग्रह में लगी हुई होती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही। इसके बाद में हम सारे मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हो सका तो कोई एक आध बच्चों ने ये भी कहा है कि सर वो प्रिंस वाला और करवा दीजिएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ अपन ने इतने सवाल कर लिए हैं कि प्रिंस वाला मॉडल टेस्ट पेपर आपका आसानी से हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।